11.2. Then we will do problem 11.5. तो problem 11.2 देखें, during the batch distillation of a binary mixture in a packed column, the product contained 0.6 mole fraction of the more volatile component when the concentration in the still was 0.4 mole fraction. A batch distillation की example है ये, कोई बाइनरी मिक्सचर है, हमें नहीं पता कि कौन सा है, कोई इन्होंने नहीं बताया कि बेंजीन, टोलीन है, एथेनॉल, वाटर क्या है. In a packed column, the product contained 0.6 mole fraction of the more volatile component. So this is XD. When the concentration in the still was 0.4 mole fraction. So this is XF, right? If the reflux ratio used was 20:1 and the vapor composition Y is related to the liquid composition X by the equation Y is equal to 1.035X. यानी कि जो equilibrium data है that is represented by this equation of straight line. Over the range of concentration concerned, determine the number of ideal plates represented by the column. X and Y are in mole fractions. अब इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक बात बिल्कुल जहन में रखें कि वी आर डीलिंग विद बैच डिस्टिलेशन यूनिट, सो वी डू नॉट हैव एनी स्ट्रिपिंग सेक्शन इन्वॉल्व्ड, वी ओनली हैव द रेक्टिफाइंग सेक्शन. और वो जो रेक्टिफाइंग सेक्शन है उसमें वो कह रहे हैं कि आइडियल नंबर ऑफ प्लेट्स हमें निकाल के बता दें, राइट. अच्छा, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, रिफ्लक्स रेशियो चूंकि गिवन है तो हम टॉप ऑपरेटिंग लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ XD एंड 0 XD ओवर R+1. अभी हमने जो इक्वेशन ये पढ़ी है, यानी कि वी कैन इजीली ड्रॉ द टॉप ऑपरेटिंग लाइन, और इसमें एक ही ऑपरेटिंग लाइन होगी, बाय XD एंड 0 XD ओवर R+1. और ये जो लाइन होगी, इक्विलिब्रियम डाटा भी गिवन है, तो इक्विलिब्रियम डाटा भी गिवन है आपके पास, और जो सिंगल लाइन है, जो ऑपरेटिंग लाइन है, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा. और उसमें आपने सिंपली देन नंबर ऑफ प्लेट्स निकालनी है, जिस तरह हम एग्जांपल 11.7 में भी कर चुके हैं. तो देखें, it is seen in equation 11.4, the equation of the operating line, that the slope is given by this. So XD over R+1 is equal to this. So Yn is equal to R over R+1, Xn plus 1 plus XD over R+1. So in this problem, the equilibrium curve over the range X is equal to 0.4 to X is equal to 0.6 is given by Y is equal to 1.035X. Okay. And it may be drawn as shown in the figure. The intercept of the operating line of the y-axis is equal to this XD over R+1. तो XD क्या है 0.6 over R+1, R क्या है 20, तो 0.029. तो आपके पास सिर्फ ये आपको चाहिए थी. And the operating line is drawn through the points 0.6 यानी कि XD and 0 XD over R+1 as shown. और वहां से ये देखें, ये इन्होंने इसको सॉल्व किया. अच्छा, अब ये जो इनसेट में इन्होंने दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड किया हुआ है इसी फिगर को, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, आपके पास जो पॉइंट है 0 एंड 0.029, तो ये बहुत ही मिनिस्क्यूल है. यहाँ पे सही तरह नजर भी नहीं आएंगे कि वो लगाए हुए जो नंबर ऑफ प्लेट्स है वो निकाल ली हुई. और इसमें आप देखें स्केल क्या लिया हुआ है, स्केल लिया हुआ है 0 से लेके 0.6 तक. तो ये आपके पास एक पॉइंट हो गया 0.6 एंड द सेकंड पॉइंट विल बी 0 एंड दिस वन 0 एंड 0.029, जबकि जो इक्विलिब्रियम कर्व है वो ये शो की हुई है. हम इसमें जो इनसेट में यानी कि इन्होंने टोटल शो किया हुआ है उस पर जरा ध्यान देते हैं कि ये आपके पास है इक्विलिब्रियम कर्व, y is equal to 1.053x, यानी कि जब x हमारे पास 0 है तो y is equal to 0 हो जाएगा, और x फिर 0.1 वगैरह पुट करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम कर्व आ जाएगी. इक्विलिब्रियम कर्व नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम लाइन होगी, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इक्विलिब्रियम कर्व आ गई एंड ऑपरेटिंग लाइन आ गई. अब आपने क्या करना है, अगेन वही चीज के XD, ये 0.6 है XD, तो XD यहाँ से स्टार्ट करेंगे, go to the equilibrium curve, then vertically to the
x-axis to the operating line, equilibrium curve, operating line, equilibrium curve, operating line, equilibrium curve, operating line. तो चूंकि ये एक ही सेक्शन है रेक्टिफाइंग सेक्शन, तो यहाँ पे आप ये इसको यू doing this process until the equilibrium curve runs out. तो ये टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स जो इन्होंने निकाली हैं वो हैं 18. So by stepping off the theoretical plates as in the McCabe-Thiele method, it is seen that 18 theoretical plates are represented by the column. तो ये कुछ चीजें होती हैं कि अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें देन यू विल बी एबल टू मेक आउट व्हाट इट डिमांड्स. अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स जो कि वही जहन में थोड़ा सा एक आइडिया लेके आए होंगे कि एक होता है रेक्टिफाइंग, दूसरा होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन, LN VN वगैरह निकालते हैं, फिर LM VM W वगैरह निकालते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो फिर पूछ रहे होंगे फाइनल पेपर में या फिर टेस्ट वगैरह में कि सर वैल्यूज तो गिवन ही नहीं है, ना W गिवन है ना XW गिवन है, तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वी आर हियर we have a case of batch distillation here. Batch distillation does not have a stripping section, और if you know about this equation, ये भी इक्वेशन के बारे में नॉलेज जरूरी है क्योंकि ये यहाँ पे VN और LN निकालना मुश्किल हो जाएगा. जो डाटा है वो गिवन नहीं है इस तरह का, क्योंकि देखें तो इसलिए वो निकालना मुश्किल हो जाएगा. आपके पास जो डाटा गिवन है उसमें रिफ्लक्स रेशो गिवन है 20, तो उसकी मदद से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली, जो McCabe-Thiele मेथड को अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स. सो ये एक और एक चीज थी कि बैच डिस्टिलेशन को कैसे सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, वहां पर आपके पास आ जाएगी क्यू लाइन. ओके, प्रॉब्लम 11.5. अ कंटिन्यूअस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. अब देखें कॉन्टिन्यूस की बात हो गई, यानी कि दिस इज नॉट अ बैच डिस्टिलेशन, इट विल हैव ए रेक्टिफाइंग सेक्शन एज वेल एज ए स्ट्रिपिंग सेक्शन. Fractionating column operating at atmospheric pressure is to be designed to separate a mixture containing 15.67% CS2 and 84.33% CCl4 carbon disulfide and carbon tetrachloride into an overhead product containing 91% CS2. अच्छा, अब हमें नहीं पता कि इसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन यहाँ से डाटा से जाहिर है मालूम हो रहा है कि चूंकि ओवरहेड प्रोडक्ट कंटेन्स 91% CS2, so CS2 is the more volatile component, and a waste of 97.3% CCl4. अब थोड़ा सा घुमा दिया कि बॉटम प्रोडक्ट जो है उसमें इन्होंने बता दिया है CCl4 की कंपोजिशन 97.3, बट वी आर ऑलवेज कंसर्न विद द composition of more volatile component, तो वो माइनस करना पड़ेगा. 100 minus 97.3 is equal to 2.7. all by mass. एक और चीज घुमा फिरा के दे दी कि अब तक हमारे पास क्या था कि मोल में था, अब ये मास में दे दिया, और मास में भी मास फ्रैक्शन नहीं दिया बल्कि परसेंट दिया है, तो परसेंट को हमें पहले मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम इसको यूज कर सकते हैं. So everything is given here, XF, XD and XW, but it is given in the form of mass percentage. We will have to convert them all into mole fractions. तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर वेट्स का होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है. तो आगे देखते हैं. A plate efficiency of 70% and a reflux of 3.16 kilomole per kilomole of product may be assumed. ठीक है, तो ये इन्होंने रिफ्लक्स रेशियो दे दी है, प्लेट एफिशिएंसी भी दे दी है 70% है. अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स किए हैं उनमें हमने एज्यूम किया था दैट द प्लेट्स आर वर्किंग एट 100% एफिशिएंसी. तो जब 70% है तो फिर हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि अगर
9 प्लेट्स लगी हुई हैं और वो सिर्फ अगर हमने जितनी भी प्लेट्स वहां से निकाली हैं वो आइडियल प्लेट्स होती हैं 100%, तो उसको फिर डिवाइड करेंगे 0.7 से टू फाइंड द एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेट्स. Using the following data, determine the number of plates required. The feed enters. अच्छा, अब चूंकि the feed अब किस पे एंटर हो रही है, इसको आसान भी बनाया जा सकता है. कैसे? The feed is entering at the boiling point. Then this whole thing, heat capacity, latent heats, that will not be required. But यहाँ पर एक catch है कि Q line will be involved. The feed is entering at 290 Kelvin with a specific heat capacity of 1.7 and a boiling point of 336 Kelvin. यानी कि फीड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 336 केल्विन, लेकिन वो एंटर हो रही है 290 केल्विन पे, यानी कि इट इज एंटरिंग एट अ टेम्परेचर लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट. तो हमारे पास केस जो आगे है वो यहाँ का है कि simply it is a cold feed as liquor. So this is the equilibrium data given. Latent heats भी given है, equilibrium data is given. तो equilibrium data को use करते हुए हम, और equilibrium data में ज़्यादा इन्होंने मुश्किल नहीं की, मोल परसेंट में given है, तो we can draw the equilibrium curve just by using this data. We don't have to convert this data, right? अगर मैथ्स में होता तो फिर कन्वर्ट करना भी पड़ जाता. अच्छा, उसके बाद हम ये जो इन्होंने मास परसेंट में दिया हुआ है, वी विल हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मोल फ्रैक्शंस. तो वो कैसे करेंगे? लेकिन आप 15.67 divided by its molecular weight divided by 15.67 divided by molecular weight plus 84.33 divided by the molecular weight of CCl4. तो इस तरह मोल फ्रैक्शन आ जाएंगी. मोल फ्रैक्शन यानी मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. तो ये देखें, XD इज इक्वल टू 91/76. 91% था ना CS2, तो इसलिए 91/76 इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि सल्फर का होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12, दैट इज 76, एंड CCl4 12 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 154. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CS2 इज 76 and CCl4 is 154. तो हम अब XT निकालेंगे 91/76 over 91/76 plus 9/154. 91 plus 9/154 ये आ गया. XF निकालेंगे 15.67/76 over total and XW भी इस तरह आ गया. तो हमारे पास XD, XF और XW आ चुके हैं. R भी given है, R is 3.16. Now in this problem, the feed is not at its boiling point, so the slope of the Q line must be determined in order to locate the intersection of the operating lines. Q is defined as the heat required to vaporize 1 mole. अब हमें ये equation पता है, lambda plus HFS minus HF over lambda, right? अच्छा, अब lambda जो है वो तो given है. Latent heats of CS2 and CCl4, the mixture is 25.9 kilojoule per kilomole. इन हमारे पास जो इंडिविजुअल हैं, जो HF और HFS हैं, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इंथॉल्पीज. So where lambda is the molar latent heat, HFS is the enthalpy of 1 kilomole of feed at its boiling point, and HF is the enthalpy of 1 kilomole of feed. यानी कि फीड जिस टेम्परेचर पे है उसकी इंथॉल्पी है HF, और अगर फीड बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो उसकी इंथॉल्पी है HFS. अगर फीड बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? 336 केल्विन, और जो फीड एंटर हो रही है उसका टेम्परेचर क्या है? 290 केल्विन, राइट? तो इंथॉल्पी का फार्मूला क्या होता है? सिंपली mCp डेल्टा टी. तो सिर्फ आपके पास जो डेल्टा टी है ना वो चेंज हो जाएगा, वहां पे 336 आएगा इन केस ऑफ HFS, एंड इन केस ऑफ HF वी हैव 290. बाकी 1.7 स्पेसिफिक हीट तो पता है आपको, और आपने मैथ्स भी यूज करना है. So the feed composition is 27.4% CS2 and 72.6% CCl4, so that
the mean molecular mass of the feed is given by a mean molecular mass feed का आ जाएगा 132.6 किलोग्राम per kilomole. Now taking a datum of 273 Kelvin, HF will be equal to 1.7 multiply by अब ये C and then the mean molecular mass of the feed Cp multiply by M multiply by del T. तो M Cp del T ही है ये. तो चूंकि HF है enthalpy of the feed, so we are using 290 Kelvin, which is the temperature of the feed. So we have this. Now for HFS we are using the temperature the boiling point of the feed, which is 336. तो यही एक चीज देखें फर्क है. तो आपके पास HFS भी आ गया, HF भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, Q इजीली कैलकुलेट हो सकता है. तो Q की वैल्यू आ गई 1.4. अब Q की वैल्यू जब 1.4 आ गई उसके बाद हम इजीली दोनों पॉइंट्स डिटरमिन कर सकते हैं. तो Q के दोनों पॉइंट क्या थे भला, हम रिकॉल करते हैं जरा. Q के पॉइंट्स होते थे XF and 0 XF and XF over Q and 0. तो XF हमें यहाँ पे पता है, XF over Q की वैल्यू आ चुकी है, तो XF over Q से हम दूसरा पॉइंट भी निकाल लेंगे. So thus the Q line is drawn through XF यानी कि 0.274 and 0.274 and 0.196 and 0. 0.196 is XF over Q. ठीक है, तो इसके दरमियान हम ड्रॉ करेंगे Q लाइन. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर Q लाइन जो ड्रॉ की हुई है. जस्ट फोकस ऑन द Q लाइन हियर. दिस इज XF यानी कि 0.274 and 0.274 and this is 0.196 and 0. तो ये आप लाइन यूं ड्रॉ करें और इस लाइन को एक्सटेंड कर दें अप टू द टॉप ऑपरेटिंग लाइन. यहाँ जहां पे ये टॉप ऑपरेटिंग लाइन को टच कर रही है वो आपके पास पॉइंट आ जाएगा जहां तक आपने बॉटम ऑपरेटिंग लाइन को खींचना है और जहां से ट्रांजिशन शुरू होगी फ्रॉम द रेक्टिफाइंग सेक्शन टू द स्ट्रिपिंग सेक्शन. अब देखें फर्क आ गया ना. अगर लिक्विड होता बॉइलिंग पॉइंट पे तो ये क्या होता, ये स्ट्रेट जाता, बिल्कुल स्ट्रेट जाके यहाँ पे टच करता कहीं. तो आप यहाँ पे इसको करते तो ये जो एक प्लेट है ये आ जाती है रेक्टिफाइंग सेक्शन में. अब चूंकि जो फीड है वो आपकी लिक्विड है, मतलब कोल्ड फीड है, तो इसलिए आपको जो बॉटम है वहां पे एक प्लेट का इजाफा हो गया. तो देखें आगे. Flux ratio given as 3.16, the top operating line may be drawn through XT and 0 XD over R plus 1, which is 3.16 plus 1, 4.16. So the lower operating line is drawn by joining the intersection of the top operating line and the Q line with the point XW. अब आपको bottom operating line के लिए ये जो LM और VM वगैरह उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती. XW तो आपको पता है, उसको बस आपने मिला देना है जहां पर Q लाइन इंटरसेक्ट कर रही है with the top operating line. तो here this is the point where the Q line is intersecting with the top operating line. You just connect this point with the point XW and then draw the plates. तो ये देखें पहली प्लेट ड्रॉ की into the equilibrium curve, then the top operating line, equilibrium curve, top operating line, equilibrium curve, top operating line, equilibrium curve, top operating equilibrium curve, top operating equilibrium curve, then the bottom operating line, then the bottom operating line, then equilibrium curve, bottom operating line, equilibrium curve, bottom, equilibrium curve, bottom operating line, और फिर यहां से ये खत्म हो जाता है. So we have 9 theoretical plates. Theoretical plates means plates having 100% efficiency. उन्होंने कहा नहीं 70% efficiency. और ये देखें ये होगा जो real situation है. Real situation में you will have to assume some efficiency. Efficiency 70-80% आप assume करते हैं. तो आपके final year project में आप as it is अगर लिख देंगे तो जिसको थोड़ा पता है वो आपसे कहेगा कि यार ये तो आपने ideal plates ही कर लिए हैं. तो actual आपने क्या assume किया कि आपकी plates 100% efficient होंगी, which cannot be true.
तो उनकी कोई ना कोई 70-80% आपने एज्यूम करनी होती है. सो for 70% efficiency, the actual number of plates required will be 9 over 0.7, which will be equal to 13. So 13 plates will be required. तो इस प्रॉब्लम को करते हुए आपकी काफ़ी मेरे ख्याल में एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें मुश्किल दी हुई हैं. एक तो जो डाटा गिवन है वो मैस परसेंट में है, उसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. फिर आपका जो फीड गिवन है वो फीड लिक्विड नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में डाटा गिवन है जिससे आपने क्यू निकालना है. फिर क्यू लाइन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आप आते हैं तो होपफुली आफ्टर डूइंग दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इट, क्योंकि यहाँ पे तो आपने समझ लिया है, आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसी तरह की चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रॉब्लम को कि कैसे हमने सॉल्व किया है, then it will be very easy for you.